चलिए ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? यस सर। चलिए टॉपिक नया शुरू करेंगे आज का, और टॉपिक रहेगा हमारे पास यहां पर AS13। टॉपिक है बेटा हमारे पास AS13। AS13 का नाम क्या है बेटा? इंटेंजिबल एसेट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हमारे पास AS2 है, सॉरी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट AS2 में हमने बात की थी अभी इन्वेंट्री की। AS13 में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की, और फिर AS आएगा AS10, उसमें बात करेंगे हम फिक्स्ड एसेट्स की। वो अलग बात है, उसका नाम चेंज होकर PPE हो गया है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स के नाम से। खैर दोबारा से जब मैं AS13 की बात करूंगा तो यहीं पर एक चैप्टर भी है हमारे पास, और वो चैप्टर का नाम है बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। हम साथ में ही पढ़ेंगे, पहले मैं AS13 पढ़ाऊंगा और बैक टू बैक हम ये चैप्टर भी करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहां से एक छोटा क्वेश्चन बनेगा 4 से 6 नंबर का, और यहां पर 10 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। और लगभग 100% तय है कि एग्जाम में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल है, यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा वो भी न्यूमेरिकल होगा। और ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर है तो यहां से तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कुछ चीजें इसकी यहां पर भी काम आ जाएंगी जब मैं ये पढ़ लूंगा, और कुछ चीजें यहां पर छोड़ दूंगा मैं, जो मैं चैप्टर में जाकर पढ़ाऊंगा डिटेल्ड क्वेश्चन के साथ। ऑब्वियस सी बात है, यहां छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहां पर बड़े इलैबोरेटेड बड़े क्वेश्चंस होंगे जिसमें टाइम लगेगा, और सारी चीज कंबाइन भी कर देंगे। आई होप ठीक है बात बेटा? बोलो बेटा। तो सबसे पहली बात यही आती है कि AS13 में अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स कि ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बेटा। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS13। थोड़ा सा मैंने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया भी था, बहुत थोड़ा सा आइडिया दिया था कहीं मैंने। फिलहाल मुझे ये बताइए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, बताइए जी, क्या समझते हैं वर्ड इन्वेस्टमेंट से? इन्वेस्टमेंट का मतलब सर इन्वेस्टमेंट, शाबाश, बोलो भाई। इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी कॉमन वर्ड। कहीं पर पैसा लगाना इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जिससे रिटर्न मिले। अच्छा, मैंने यहां पर फर्नीचर खरीद लिया, पैसा लगा दिया फर्नीचर में, मैंने बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, कल को मुझे यहां से पैसा रिटर्न में आएगा, कल को बच्चे पढ़ेंगे, फीस आएगी, मेरी कमाई होगी, तो मेरी ये इन्वेस्टमेंट है। आप ये बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। अभी मैंने जो फर्नीचर खरीदा हुआ है, बिल्डिंग खरीदी हुई है, ये फ्लोर खरीदा हुआ है पूरा, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। आप ऐसा बोल रहे हो, बोलो बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब, बोलो हाँ या ना। ये बिल्डिंग मेरी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट है जो लिक्विडेट हो जाए, क्या विच कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू कैश। मैंने रिलायंस कंपनी, रिलायंस तो नहीं, हाँ जो बोल रहे हैं सर, जो लिक्विडेट इमीडिएटली हो जाए उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। यानी कि मैंने अभी क्या किया, बाईपास पर एक प्लॉट लिया है, लैंड ली है कुछ, ठीक। अब लैंड है, लैंड इजीली लिक्विडेट तो नहीं हो सकती, तो आप ये बोल रहे हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरी, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है नहीं। आप जो बोल रहे हो मैं तो उसी को काउंटर कर रहा हूं। आपने कहा जो लिक्विडेट आराम से हो जाए उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, मैंने प्लॉट लिया है, एक लैंड का टुकड़ा लिया है, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट है। और बताओ, पिट गई आपकी डेफिनेशन। और बताओ बेटा, इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे? इन्वेस्टमेंट
बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। जैसे स्टॉक मार्केट में जो हम पैसे लगाते हैं उसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वो, वैसे वो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन वो भी गलत है। आओ, मेरा काम है बेटा शेयर ट्रेडिंग करने का, ठीक, मैं शेयर ट्रेडर हूं, ब्रोकर हूं मैं, और मेरा काम शेयर खरीदने बेचने का है। क्लाइंट्स के लिए भी खरीदता बेचता हूं और अपने लिए भी खरीदता बेचता हूं मैं। तो क्या मैंने जब शेयर खरीदे तो क्या वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी? नहीं थी, नहीं थी। सर अब ये बता दो, आप बोलना क्या चाहते हैं? हमें तो आप गलत ही साबित करते रहोगे, हमें मालूम है, आप कसम खाकर। हाँ बेटा बताओ। कोई सरप्लस अमाउंट हम पे पड़ी हुई है और हमें बाद में उसका फायदा लेना है, उसको जो हम कहीं लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट हो जाए। हमारे पास सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है, एक्चुअली मेरे पास सरप्लस अमाउंट है और मैंने नीचे वाला फ्लोर की बात की हुई है, और प्रोबेबली वो मैं खरीद डालूंगा अगले 2 या 3 महीने में। अभी वो पार्टी तैयार नहीं है, वो कुछ रेट मांग रहा है, मैं कुछ और रेट बोल रहा हूँ। सरप्लस पैसा है, लगा देंगे और भविष्य में फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ भी बैचेस चला लिया करेंगे। तो मेरी इन्वेस्टमेंट है नीचे वाला फ्लोर। आप बोल रहे हो नहीं है? और बताओ, देखो, हाँ बोल रहे हैं किसी और का जलील होना है क्या? किसी के मन की ख्वाहिश अभी रह गई हो तो वो भी बोल के निकाल लो। समझिए, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है एसेट्स। वो एसेट जो मैंने खरीदी तो हैं, बट पहली बात, नॉट नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस करने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं थी। मेरा प्लॉट, जो मैंने लैंड का टुकड़ा खरीदा, वो मेरा बिजनेस करने के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं था। बिजनेस के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं खरीदा। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, क्या उससे मेरे इंस्टीट्यूट पर कोई फर्क पड़ेगा? इंस्टीट्यूट के पैसे से ही लिए हैं, लेकिन क्या मेरी इंस्टीट्यूट की कमाई बढ़ेगी कि मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं? नहीं। बोलो बेटा, परचेज तो बिजनेस से किए हैं, लेकिन बिजनेस के ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिजनेस की कमाई में कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। तो अगर होने वाला नहीं है तो सर आपने खरीदी क्यों ली फालतू में लैंड? जब इंस्टीट्यूट में मैंने लैंड खरीद ली तो इंस्टीट्यूट के बच्चे बढ़ जाएंगे क्या? या रिलायंस कंपनी के शेयर ले लिए तो फीस ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी क्या? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो मैंने खरीदा ही क्यों? एक्स्ट्रा इनकम। सर कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कब मिलेगा डिविडेंड? मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद डाले, डिविडेंड मिल जाएगा। उस एक्स्ट्रा इनकम का लालच है मुझे, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए, किसी को पैसा लोन पर दे दिया, बदले में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? एडिशनल इनकम हो गई। इस डिविडेंड से, इस इंटरेस्ट से मेरे इंस्टीट्यूट की इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स्ट्रा इनकम है। रेंट आ जाएगा, प्लॉट पड़ा हुआ है, वहां इवेंट कर लेगा कोई लोग, कोई कमेटी है इवेंट कर लेगी, रेंट देंगे मुझे, या कल को भाव बढ़ जाएंगे, कल को प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाएंगे तो मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा। ये क्या है सारी की सारी? बोलो बेटा, एक्स्ट्रा इनकम। बोलो बेटा फटाफट से। ठीक, वो एसेट्स जो मैंने खरीदी बिजनेस से, लेकिन बिजनेस के लिए जरूरत नहीं थी, तो फिर खरीदी क्यों? खरीदी क्यों? बोलो बेटा, टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सेट्रा। सच एसेट्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स। AS13 ने भी यही कहा, AS13 ने भी यही कहा, इन्वेस्टमेंट्स आर दोज एसेट्स which are not necessary for business, जो बिजनेस के लिए आवश्यक नहीं थी, बट आर परचेज्ड। फिर क्यों परचेज किया आपने? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम इन द फॉर्म ऑफ, बोलो बेटा, इन द फॉर्म ऑफ
डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? यही डेफिनेशन है AS13 में इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक, मैं लिखवाता हूं अभी सारी बातें आपको, आप सुनते रहिए थोड़ी देर बाद। आप मैंने अभी बताई आपको, एक चार्ट ही बनवा दूंगा वैसे ही पूरा, है ना, जो पूरा ओवरव्यू तैयार हो जाएगा AS13 का, बर्ड्स आई व्यू से पूरा का पूरा AS13 रिवाइज कर पाओगे। सुन लो, पहले सारी बातें इकट्ठी कर लेते हैं। पहला बताया मैंने आपको AS13 का मीनिंग, इन्वेस्टमेंट्स। बेटा मीनिंग बता दिया मैंने आपको, क्या बताया मीनिंग जरा बताना, बोलो बेटा। एसेट्स है ये, एसेट्स को कहेंगे इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी वाली एसेट्स को कहेंगे इन्वेस्टमेंट्स, बोलो बेटा। नॉट नेसेसरी फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। ओ भाई, अगर बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है तो क्यों खरीद डाली एसेट ये? Investments are assets which are not necessary for business but which are held to earn extra income। सर एक्स्ट्रा इनकम मतलब समझ नहीं आया सर, किस तरीके से होगी एक्स्ट्रा इनकम? इन द फॉर्म ऑफ, बोलो बेटा क्या? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट और कैपिटल एप्रिसिएशन। बेटा आई होप ठीक है बात ये, बस यही है AS13। मैंने पूरी डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया पार्ट्स में, मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया उसको। आपको एक एक वर्ड ध्यान रहेगा इसका। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स विच आर हेल्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बट आर परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सेट्रा। आई होप ठीक है बात ये, बोलो बेटा। अब AS ने अगली बात क्या कहा? AS ने कहा ये इन्वेस्टमेंट जो होती हैं ये भी दो प्रकार की हो सकती हैं। मैंने कहा अच्छा, ओह, मैंने कहा यानी टाइप बता रहे हो आप, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट हो सकती है प्राइमरीली दो पार्ट में, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी होंगी? या तो होंगी करंट इन्वेस्टमेंट, या होंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कह लो या शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं इसे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, नो व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? AS ने बताया, AS ने बताया कि मैं बताता हूं आपको कि किसे लॉन्ग टर्म कहेंगे, किसे शॉर्ट टर्म कहेंगे। मैंने कहा बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। AS ने कहा पहले लॉन्ग टर्म सुन लो। मैंने कहा बताइए। बोला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स, बहुत ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट शॉर्ट टर्म। सर शॉर्ट टर्म हम बताएंगे अब। शॉर्ट टर्म आर दोज विच आर नॉट लॉन्ग टर्म। नहीं, आप समझो, AS ने बोला कि लॉन्ग टर्म वो होंगी जो शॉर्ट टर्म नहीं है। अच्छा, इसका मतलब समझ में आता क्या है? इसका मतलब ये, हम इन्वेस्टमेंट्स को चेक क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म है या नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म की जो भी प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं पता क्या, अगर शॉर्ट टर्म की शर्तें पूरी हो गई तो इन्वेस्टमेंट यहीं रह जाएंगी, और इसकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? वो लॉन्ग टर्म। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। ठीक, यानी हमें चेक ये करना होगा कि वो करंट है या नहीं है। करंट वाली शर्तें पूरी हो गई तो ठीक, और नहीं होती तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब आई बात, व्हाट इज करंट इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन इक्वल टू 1 ईयर। बेटा मैंने आज शेयर खरीदे रिलायंस के, और ये सोचकर खरीदे तेजी है मार्केट में, महीने 2 महीने 4 महीने में बेच दूंगा। या मैंने एक प्लॉट लिया,
कि भाई अभी उस तरफ जरा मार्केट में तेजी आ रही है, उस तरफ के रेट बढ़ रहे हैं, तो 2-4-6 महीने में बेच देंगे, तो मेरे लिए क्या हो गई ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? वो अलग बात है कि 3 महीने हो गए, मैंने कहा रेट तो बढ़ते जा रहे हैं इसके, अब एक काम करते हैं, अब क्या बेचना, अब पड़े ही रहेंगे 2-4-5 साल के लिए, तो वो क्या हो जाएंगी मेरे लिए फिर, वो कैसे होंगी, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो अगला मुद्दा है जिसका नाम होगा रिक्लासिफिकेशन। मतलब क्या हुआ, आज मैंने जब खरीदा तो किस इंटेंशन से खरीदा कि वो शॉर्ट टर्म है, और कल को मेरी इंटेंशन चेंज होकर क्या हो गई, लॉन्ग टर्म की हो गई, या वाइस से वर्सा। आज मैंने खरीदा एक प्लॉट कि यार ये तो ना बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए काम आएगा, तभी बेचूंगा, उससे पहले ना बेचूंगा, लेकिन अभी 6 महीने में ही उसके रेट आसमान छू गए और 3 गुना रेट मिलने लगे मुझे, और मैंने कहा बेच बाच के खत्म करो इसे। समझ में आ रही है बात? यानी इनिशियली द इन्वेस्टमेंट वाज परचेज विद अ लॉन्ग टर्म व्यू, बट लेटर ऑन इट कैन बी रिक्लासिफाइड इनटू शॉर्ट टर्म। हो सकता है भाई, दिमाग है, मन है, चंचल है, कभी भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे उस टाइम पर वो अलग बात है, रिक्लासिफिकेशन में सीखेंगे। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, जो इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी, या तो आपने ये सोचकर ली होगी कि वो शॉर्ट टर्म रहेगी या लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म किसे कहेंगे, जो अगर आपने इस उद्देश्य से खरीदी है कि 12 महीने तक के रखेंगे, इसके ऊपर नहीं रखेंगे। आप देख रहे हो इक्वल टू का साइन कहां पर है बेटा, 1 साल इसी में इंक्लूड है, वो 1 साल पे घुमाएगा आपको। समझ में आ रही है बात? 11 महीने याद रहेगा आपको 1.5 साल भी याद रहेगा। 11 महीने यहां पर है, 1.5 साल यहां पर है। आप ये भूल जाओगे कि 1 साल इसमें इंक्लूड है या 1 साल यहां पहुंच जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक, 1 साल तक भी आपने हेल्ड की हुई है तो भी वो क्या रहेगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये देखकर तय नहीं होता नाम को कि शेयर्स हैं तो शॉर्ट टर्म होंगे, प्रॉपर्टी है तो लॉन्ग टर्म होगी, डिबेंचर्स बॉन्ड्स हैं तो शायद लॉन्ग टर्म होंगे, बॉन्ड्स हैं 4-5 साल की होते नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। यू विल हैव टू कंसीडर द पीरियड ऑफ होल्डिंग, आप कितने दिन तक उसे हेल्ड करने वाले हैं। बेटा बोलो ठीक, तो आइदर द इन्वेस्टमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेटा आई होप ठीक है बात, ये तो ठीक है। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट या तो शॉर्ट टर्म हुई या लॉन्ग टर्म हुई, बात आती है इनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। यही तो है एएस मेरा। अगर आप एएस देखोगे तो यही तो है, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन के रूल सिखा रहा है। तो पहले मैंने बताया इन्वेस्टमेंट होती कितने प्रकार की हैं, इन्वेस्टमेंट होती क्या है और कितने प्रकार की। अब इतने प्रकार की हैं तो इनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा रूल है करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट्स करंट इन्वेस्टमेंट अगर है तो उस केस में इसका वैल्यूएशन होगा, करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। हायर कहां से आ गया भाई, ये हायर एक ही जगह है बस, कहां है जरा बताना। हायर एक ही जगह लिखवाया अभी तक मैंने, कहां लिखवाया बोलो ना। हाँ जी, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालने हैं, तो टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। वरना हर जगह लोअर ही आता है बेटा, याद रहेगा ये तो। अब हर जगह लोअर ही आता है भाई। अब समझो इसे भी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। AS2 याद कर लो ना, जो लॉजिक वहां था वही लॉजिक यहां पर भी है। मैंने इन्वेस्टमेंट ली, शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदे 10,000 रुपए के, उनका भाव हो गया 12,000 रुपए। शॉर्ट टर्म है, मुझे 12 महीने के अंदर अंदर बेचने हैं। 10,000 रुपए के शेयर थे, 12,000 रुपए भाव हो गया। क्या क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? 2,000 का गेन दिख रहा है आपको? बोलो बेटा, फ्यूचर गेन है। आओ बुक कर लेते हैं। विल नॉट बुक द फ्यूचर गेन, तो क्या हो जाएगा, ये इग्नोर कर देंगे। कितने पर वैल्यूएशन होगा?
10,000 पर। 10,000 के रिलायंस के शेयर लिए, भाव गिर गया, 9,500 रह गए। बोलो, विल बी वैल्यूड एट 9,500 रुपए। क्यों भाई? 500 का लॉस होने वाला है और मैंने खरीदे ही 12 महीने के लिए, तो दिख रहा है मुझे 500 का लॉस होने वाला है, जल्दी ओ भैया बुक करो। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म यही तो कहता है, प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट योर फ्यूचर गेन्स। बेटा आई होप ठीक है। yes, बेटा बोलो। yes, यानी करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये मार्केट प्राइस एनआरवी टाइप ही तो हुआ। बोलो बेटा। yes, वही हुआ। बस स्टॉक के लिए एनआरवी यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमने मार्केट प्राइस यूज कर लिया। मार्केट में भाव आते हैं ना शेयर्स के, ठीक, सो उससे आप अपनी कॉस्ट कंपेयर कर लेंगे। कमिंग ऑन टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मैं आपको पूरा एएस बता रहा हूं, पहले लिखवा दूंगा सारी बातें, चार्ट बनाएंगे पूरा प्रॉपरली। चार्ट बनाने मजे आएंगे आपको। ज्यादा लंबा एएस नहीं है, ज्यादा लंबा एएस नहीं है, हम चैप्टर में टाइम लगाएंगे फिर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या थी? अब मैं आपसे पूछूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या थी? जो शॉर्ट टर्म नहीं है, यानी जो मैंने 12 महीने से अधिक टाइम होराइजन के लिए परचेज की है, कि भाई 5-7 साल तो रखूंगा इसको मैं। अब समझो, मैंने बाईपास पर एक लैंड का टुकड़ा परचेज किया है और मैंने वो परचेज किया 2 लाख रुपए में। उसके मार्केट प्राइस गिर गए। मैंने ब्रोकर से पूछा भाई क्या रेट चल रहे हैं? सर उसके 1,80,000 ही मिल पाएंगे आपको। क्या करें? 2 लाख रुपए कॉस्ट है। मैंने 5 साल के लिए लिए लैंड वो, और मैंने महीने भर बाद पूछा ब्रोकर से, हाँ भाई अब क्या रेट चल रहे हैं? बोला सर 1,80 का ग्राहक है, कहो तो दिलवा देता हूं। 2 लाख रुपए का लैंड और 1,80 मुझे आज उसके ऑफर हो रहे हैं। मार्केट प्राइसेस 1,80,000 रुपए, 20,000 का लॉस दिख रहा है मुझे। बुक कर ले? क्यों? एग्जैक्टली, दिस इज नॉट मेंट फॉर सेल। याद करो, रॉ मटेरियल याद आया कुछ? मैं S2 से लिंक कर रहा हूं। रॉ मटेरियल, जब मुझे पता है कि फिनिश गुड्स बनाना ही है, मुझे रॉ मटेरियल बेचना ही नहीं है, तो क्या आपने रॉ मटेरियल की एनआरवी देखी थी? तो ऐसे यहां पर जब इस इन्वेस्टमेंट को मुझे बेचना ही नहीं है, ब्रोकर से पूछ लो, खुश होते रहो, घट गए बढ़ गए वो अलग बात है, बट उससे फर्क क्या पड़ेगा? मैंने 5 साल के लिए लिए भाई, रेट घट भी गए 10, 20, 50,000 रुपए, कोई फर्क ना पड़ेगा, 5 साल बाद देखेंगे। बोलो बेटा। तो यानी कि इसको वैल्यू करेंगे किस पर? इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। क्लियर हो रही है बात? रॉ मटेरियल को कैसे वैल्यू किया था वहां पर? बोलो बेटा। देखो लॉजिकली बात कर रहा हूं मैं, कोई रटने वाली बात नहीं कर रहा। एक सी बात लिखी है सब जगह, सब जगह एक सी बात लिखी है। अगर आप बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ने का प्रयास करो, प्रिंसिपल ये है कि भाई जो चीज इज नॉट मेंट फॉर सेल, जिसको बेचना ही नहीं है, तो उसकी मार्केट प्राइस या एनआरवी को देखना ही क्यों? उसका मार्केट प्राइस या एनआरवी देखना ही क्यों? तो यानी कि दीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। ऐसी AS 10 में भी पढ़ाऊंगा, सुन लो। अभी मैं बोलूंगा प्लांट खरीदा मैंने, ये प्रॉपर्टी खरीद, ये खरीदी मैंने, फ्लोर खरीदा मैंने। क्यों खरीदा? कि भाई इंस्टीट्यूट चलाना है मुझे यहां पर, तो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है ये। अब इसके दाम घट गए, बराबर में एक कॉम्प्लेक्स बन गया, बहुत बढ़िया था वो, और इससे भी कम रेट पर मिल रहा है, इसके रेट गिर गए मेरे। तो बताओ क्या मैं फॉल, यानी क्या मैं लॉस बुक करूंगा कि नहीं करूंगा? भाई क्यों नहीं करूंगा? दिस इज नॉट मेंट फॉर सेल। ये तो फिर भी शायद 5-7 साल बाद बेचनी है। जो फिक्स्ड एसेट होती हैं उनका होराइजन 10 साल से भी ज्यादा का होता है। बोलो बेटा। दैट इज नॉट मेंट फॉर सेल। तो वहां पर भी सेम रूल चिपका दूंगा मैं कि यस, फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज, आर अगेन ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। हाँ, उस पर डिप्रीसिएशन लगता रहेगा अगर जो भी एप्लीकेबल रेट्स हैं उसके हिसाब से। बेटा क्लियर है बात? नई बात नहीं बताई कुछ भी मैंने।
मैं आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं और हाथ के हाथ लिंक कर रहा हूं AS2 से। देखो रॉ मटेरियल अगर फिनिश गुड्स नहीं बनाना था मुझे तो रॉ मटेरियल बेचने के लिए अवेलेबल था, तो अब तो इसकी NRV कंसीडर की थी मैंने, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, याद आ रहा है बेटा। लेकिन अगर मुझे फिनिश गुड्स बनाना ही नहीं, बनाना है तो फिर रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखनी ही क्यों, फिर तो उसको कॉस्ट पर वैल्यू कर देंगे। ऐसे ही ये तो मुझे हाल फिलहाल में ही बेचना है, 12 महीने में ही तो बेचना है, और जब बेचना ही है तो इन दैट केस द टू शुड बी कंपेयर्ड, मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस से कंपेयर करना बनता है। बोलो बेटा, लेकिन जब बेचना ही नहीं है तो जाना ही क्यों उस रास्ते, इज वैल्यूड एट कॉस्ट। लेकिन एएस ने क्या कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर दोज विच आर नॉट करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट एक्सेप्ट when there is a permanent decline in the value of investments। ये क्या हुआ, मैंने जो है ना जो लैंड ली है मैंने बाईपास पर, वहीं पर बराबर में एक कूड़ा घर खुल गया सरकारी, वहां प्लांट लगा दिया सरकार ने, नगर निगम ने प्लांट लगा दिया कि यहां पर कूड़ा रिसाइकिल हुआ करेगा, बड़ी बड़ी मशीन लग गई वहां पर। अब दिख रहा है मुझे भाई, ये 2 लाख की लैंड ली है, 50,000 रुपए रेट गिर गए, और ये परमानेंट डिक्लाइन है, ये कभी बढ़ेंगे ही नहीं। अब बोलो बेटा, दैट सीम्स टू बी परमानेंट इन नेचर। डिक्लाइन जो हुआ है वो मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से नहीं हुआ कि मंदी चल रही है, तेजी चल रही है, इसलिए रेट कम ज्यादा हो गए, नहीं। दिस fall in the value of investments seems to be permanent in nature। भैया कूड़ा खाना खुल गया वहां पर बराबर में, सब वहां पर जितना भी शहर का कूड़ा है वो आएगा, वो रिसाइकिल होगा, प्लांट लग रहे हैं बड़े बड़े, देखे होंगे आपने, हापुड़ बाईपास पर लगा हुआ है बहुत बड़ा, वो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं पूरे के पूरे। अब सोचो ना, उसके बराबर में कोई लैंड पड़ी है आपकी, तो क्या उसका वैल्यूएशन मिल पाएगा आपको? अब गिर गए, वो तो परमानेंट प्लांट लगा दिए सरकार ने वहां पर, वो तो परमानेंटली आपकी वैल्यू गिर गई। और अगर ऐसा है तो इन दैट केस अब ये क्या कह रहा है, वैल्यू करिए एट कॉस्ट एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यानी क्या करोगे, बैलेंस शीट में लेट्स से लैंड पड़ी है आपके पास 2 लाख रुपए की, लॉन्ग टर्म एसेट थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी आपकी ये, लेकिन वैल्यू इसकी गिर गई 50,000 रुपए से। क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बोलो? पीएनएल में प्रोविजन बना देंगे, यहां पर प्रोविजन फॉर फॉल। कितना हुआ ये? 20,000, और 20,000 से वैल्यू कम करके दिखा देंगे। आपको अकाउंटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रोविजन बना दिया, लॉस बुक कर लिया 20,000 का मैंने, और एसेट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को भी 20,000 से कम करके दिखा दिया। अच्छा, मैंने सुना है वहां पर ना जो मेट्रो बन रही है उसका स्टेशन बनने वाला है। ओ भाई साहब, यानी 2 लाख, मैंने ब्रोकर सोचा क्या चल रहा है भाई, सर सोना बन गई आपकी जगह, तो जो 2 लाख की ली थी 18 लाख रुपए अभी ले लो मुझसे। आप समझ रहे हो? परमानेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब तो बनेगा भाई, 18 तो कम है, और शायद 50 लाख की पहुंच जाएगी जब बन जाएगा। तो जब स्टेशन बन जाए, ऐसे ही हुआ, लोग हंसने वाली बात नहीं है। जिसके पल्लवपुरम में पड़े थे प्लॉट जिनकी कोई कीमत नहीं थी, वो आज कीमत इतनी है किसी रेट पर अवेलेबल नहीं है, जहां स्टेशन बन रहे हैं स्पेशली, क्योंकि जहां स्टेशन बनेंगे मेट्रो के, वहां ज्यादा मार्केटेबिलिटी होगी उस एरिया की, वहां शॉप्स भी खुलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, चाहते हैं लोग वहीं जो उनका फ्लैट हो उसके बिल्कुल नजदीक हो। अब समझ रहे बात ये? खैर, कमिंग बैक, अब परमानेंट इंक्रीज हो गया, बुक कर ले, बढ़ा देते हैं इसको। अब इसको 5 लाख से बढ़ा देते हैं और 5 लाख का इनकम बुक कर लेते हैं। क्यों? कंजर्वेटिज्म भाई, इंक्रीमेंट तो देखना ही नहीं है आपको। जब बेचेंगे 5 साल बाद तब ही प्रॉफिट बुक करेंगे। फ्यूचर प्रॉफिट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरे अकाउंट्स में कहीं भी। यू नीड टू बी कंजर्वेटिव, छोटी सोच रखनी है, डर कर काम करना है, ठीक? कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। तो
यहां पर एएस ने क्या कहा कि इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट, बोलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, कब, except when there is a permanent decline in the value of investments. बेटा क्लियर है बात? हाँ, अगर परमानेंट वैल्यू कम हो जाती है तो उस केस में इसको कंसिडर कर लेंगे डिक्लाइन को, और इंक्रीज की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, वो कभी भी कंसिडर नहीं होती। बेटा क्लियर है? चलिए, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट रिक्लासिफिकेशन का और है, और इस सबको मुझे नोट कराना है। करा दूं अभी या नेक्स्ट क्लास में? चलो नेक्स्ट क्लास में सब चार्ट बनवाऊंगा, पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और इसके आगे की चर्चा भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में ही एएस भी खत्म करेंगे, और साथ में मैंने नोट्स दिए आपको, देखिए जरा एक बार। देखो, ये दो अलग अलग टॉपिक है वैसे, एएस 13 अलग चीज है और फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर अलग है। ठीक, एक दूसरी बात और, ये जो नोट्स दे रहा हूं ना मैं, इसकी प्रॉपर फाइलिंग कर लीजिएगा। ये ऐसा ना हो घूमते फिरे, मैं वैसे स्पाइरल जब बाद में दूंगा उसमें सब कुछ होगा ये, लेकिन नोटिंग क्योंकि यहां पर होंगी आपकी, इसलिए ये पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, इसकी प्रॉपर फाइलिंग जरूर कर लीजिएगा। इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।